Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today, in fourth part of chapter number 4 supply, we are going to discuss new topics. But let us revise what we have studied in this particular chapter in previous 3 parts. पहले पार्ट में हमने देखा रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, फिर क्या मीनिंग होता है प्रोडक्शन का, सप्लाई का और स्टॉक का। उसके साथ हमने क्या देखा कि व्हाट आर द कंसेप्ट विच एक्चुअली फॉलो दी सप्लाई, जैसे कि एबिलिटी टू सेल और विलिंगनेस टू सेल, ये दोनों कंसेप्ट भी हमने वहां पे पढ़े। और हमने हमारा सेशन पार्ट 1 का खत्म किया था बाय अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड दी सप्लाई। फिर सेकेंड पार्ट आया, सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, और उसमें प्राइस रिलेटेड और अदर देन प्राइस सारे हमने डिस्कस किए थे। तो यहां तक हमने किया। फिर उसी सेशन में हमने देखा इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। ओके, अगर इंडिविजुअल आदमी है तो आदमी ए और बी का क्या होगा, और मार्केट सप्लाई दैट मीन्स टोटल ऑफ ऑल ऑफ देम, इनका टोटल करके भी हमने देखा था और उसका पूरा डायग्राम हमने पढ़ा था। फिर सप्लाई फंक्शन देखा, और सप्लाई फंक्शन का मतलब अ मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सप्लाई वी हैव डिस्कस्ड। In part 3 we have discussed what is law of supply, most important question for the examination point of view। law of supply हमने देखा, और उसके बाद what is the relationship between the price and the supply and what are the exception of law of supply, जैसे कि rare articles होते हैं वो एक exception था, perishable goods जो एक exception था। तो ये सारे exceptions हमने देखे, और रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई भी हमने देखा। तो यहां तक हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू एंड आवर चैप्टर बाय कंप्लीटिंग पार्ट नंबर 4। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ये शेयर करो क्योंकि यही हेल्प करेगा। प्लस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 27th एंड 28th ऑफ अगस्त यू हैव अ यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट में कौन कौन सी चीजें आएगी? इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, दैट मीन्स फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। सेकेंड चैप्टर फंडामेंटल कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज, और थर्ड चैप्टर है आपका डिमांड। ये 3 चैप्टर्स ही आने वाले हैं। ओके, अकाउंटेंसी में हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर तो कंप्लीट हो गए हैं, और थर्ड भी हमने कर दिया, पर थर्ड इस बार सिलेबस में नहीं रखा है। फोर्थ एंड फिफ्थ हमको करना पड़ेगा। सो I am going to put every session on every day from today itself। मैं क्या करूंगा, हर रोज शाम को 6 बजे एक लाइव सेशन आएगा जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। कौन सा? जनरल एंट्रीज। ओके, ये चैप्टर खत्म होने के बाद तुरंत हम कौन सा चैप्टर ले लेंगे? चैप्टर नंबर 5, जो सिर्फ एक सेशन में ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर अगर चैप्टर 4 ने आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको अकाउंटिंग अच्छे से नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना पड़ेगा चैप्टर नंबर 4 पे। सेम वे ये जो बोर्ड की एग्जाम होगी, जो आपका सेकेंड यूनिट टेस्ट होगा, उसके अंदर भी हाईएस्ट इंपॉर्टेंस कौन से चैप्टर को दिया हुआ होगा? चैप्टर नंबर 4 को दिया हुआ होगा। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज बी ऑन टाइम। एवरी डे एट 6 PM, शाम को 6 बजे मैं आपका एक सेशन अपलोड करूंगा, और आपको उस टाइम पे यूट्यूब पे ऑनलाइन रहना पड़ेगा, अगर आपको पढ़ना है तो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके, अदरवाइज अगर कोई आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होंगे तो उसके रिकॉर्डेड वीडियोस तो होंगे ही, तो वो आप बाद में भी देख सकते हो। पर अगर 4 बजे होंगे तो ऑनलाइन अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो मैं चैट बॉक्स में आपको उसका आंसर दे दूंगा, जिससे आपका यूनिट टेस्ट में भी अच्छा मार्क्स आ जाएंगे। नाउ let us start our fourth session, fourth part, change in supply। okay, what is called as change? change मतलब क्या? जैसे कि कोई एक पहले एक चीज थी, उसको हम चेंज करके कुछ नया करते हैं। जैसे कि पहले जब अमिताभ बच्चन का जमाना था तो बेल बॉटम जीन्स आते थे, अब वो चेंज होके नैरो कट पेंसिल जीन्स आने लगे, तो पूरा चेंज हो गया। एजम्पशंस फैशन में चेंज होता है, हर चीज में चेंज होता है, वैसे ही सप्लाई में भी चेंज होता है। ओके, सो द डिटर्मिनेंट ऑफ द सप्लाई आर क्लासिफाइड अंडर 2 मेजर कैटेगरीज, वन दैट इज प्राइस एंड सेकेंड इज अदर देन प्राइस। जैसे कि हमने फंक्शंस ऑफ सप्लाई देखे थे,
डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई देखे थे उसमें हमने पढ़ा था एक तो फैक्टर होता है कौन सा, प्राइस फैक्टर, और दूसरा होता है अदर देन प्राइस फैक्टर। तो प्राइस के सिवाय कौन कौन से थे, तो टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। ओके, ये सारे 7-8 अलग अलग टाइप्स थे, तो वो हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, सो दे आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सप्लाई। बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नाउ when other factors are assumed to be constant and price is varied, यहाँ पे बहुत ठीक से ध्यान देना, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं और इंक्रीज और डिक्रीज किसे कहते हैं, ये स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। इंक्रीज कब होगा, एक्सपांशन कब होगा, डिक्रीज कब होगा, कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, ये उनको पता नहीं चलता। तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, when other factors are assumed constant and price is varied। अब इसमें क्या हुआ कि हमारे जो दो फैक्टर्स थे, एक था प्राइस और दूसरा था प्राइस के अलावा जो कोई भी थे वो, तो सारे अदर फैक्टर्स आपके कांस्टेंट रह रहे। कांस्टेंट दैट मींस देयर इज नो चेंज इन इट, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, पर प्राइस में चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है, सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है। देन दिस विल बी नोन एज एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस में चेंज होगा और उसकी वजह से आपका सप्लाई चेंज हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, एक्सपांशन या तो फिर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अगर बढ़ रहा है तो एक्सपांशन, कम हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन। पर जब आपकी प्राइस कांस्टेंट होगी, समझो यहां पे प्रीवियस क्या था, प्राइस वेराई होती थी। अब ये वाले कंसेप्ट में क्या है, जब आपकी प्राइस कांस्टेंट होगी, प्राइस क्या होगी, कांस्टेंट होगी, देन अदर्स फैक्टर्स आर वेराइड। जैसे कि उसके अलावा जो जो फैक्टर्स वेराई करते हैं, जैसे कि अदर फैक्टर्स दो टाइप के थे, प्राइस था, दूसरा था अदर देन दी प्राइस। तो ये जो अदर वाले फैक्टर्स है वो वेराई होते हैं, देन देयर इज अ इंक्रीज और डिक्रीज इन दी सप्लाई। तब क्या होगा, सप्लाई में इंक्रीज या तो फिर डिक्रीज होगा। ओके, तो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब सारी चीजें कांस्टेंट रहती है प्लस प्राइस वेराई होती है। ओके, प्राइस में चेंज आते हैं, पर जब प्राइस कांस्टेंट रहेगी और बाकी के सारे फैक्टर्स क्या होंगे, चेंज होंगे, तो क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई होगा। अब वही चीज हम कैसे पढ़ेंगे, वही चीज हम देखते हैं बाय द वे ऑफ ग्राफ, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पे देखो, प्राइस दी हुई है एप्पल की, यहाँ पे ऊपर लिखा है when the other factors are assumed to be remain constant and the price is varied, then there is expansion and contraction। प्राइस चेंज हो रही है तभी एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा। प्राइस ऑफ एप्पल इज गिवन 50, 60, 70, 80 एंड 90। सप्लाई दिया है 200, 400, 600, 800 एंड 1000। ये हमने जब इंडिविजुअल डिमांड वाला देखा था तब यही एग्जाम्पल था, वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, प्राइस में क्या हुआ, चेंज हुआ। अब सबसे पहले पॉइंट नंबर ए ले लो, दैट इज वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट एज अ फिक्स पॉइंट। जैसे कि 70 रुपीज का हमने एक एग्जांपल कांस्टेंट लिया है, कौन सा, 70 रुपीज का। जब प्राइस 70 रुपीज थी तब आपकी डिमांड कितनी थी, 600। तो यहाँ पे देखो 70 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 600 रुपीज। ये आपको पता चल रहा है, 70 रुपीज आपका यहाँ पे है और ये आपका 600 यूनिट्स है। ओके, तो अब क्या हो रहा है, when there is vary in price, प्राइस में चेंज होगा। तो यहाँ पे जरा देखो, पॉइंट नंबर सी पे प्राइस का कितना प्रपोर्शन है, 90 रुपीज। प्राइस 70 से कितनी हो रही है, 90 रुपीज हो रही है। क्लियर, तो इसे क्या कहा जाएगा, दिस कर्व विल बी नोन एज एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। क्लियर, ये जो यहां से लेके ए टू सी का जो प्रपोर्शन है उसे क्या कहा जाएगा, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। ओके, प्लस और एक चीज समझो कि जब आपकी प्राइस चेंज होके, पॉइंट नंबर बी देखो यहाँ पे 50 रुपीज हो गई, तो आपका सप्लाई कितना रहा, 200 रुपीज। सो दिस विल बी नोन एज योर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इसे क्या कहा जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहा जाएगा। यहाँ पे बाकी के अदर फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही चीज में चेंज हो रहा है, किसमें, प्राइस में। when there is a change in price,
That means variation in price is there, but other factors are assumed to be constant, then there is the expansion or the contraction. Clear? अब expansion मतलब बढ़ना, contraction मतलब कम होना, ये आपको पता चल गया। चलो, ये अगर आपको पता है तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इससे भी इजी है, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। नाउ यहाँ पे पहले में क्या वेराई होता था, प्राइस वेराई होता था। अब यहाँ पे प्राइस हो जाएगा कांस्टेंट। क्लियर? प्राइस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पर चेंज किस में आएगा, चेंज आपका आएगा अदर फैक्टर्स में। ओके, व्हेन वन फैक्टर और द सम ऑफ द फैक्टर्स other than the price change in the favor of supply of a good, then there is a rightward or leftward shift in the supply curve. जैसे कि एग्जाम्पल यही करते हैं, प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस क्या है, सेम है 20 रुपीज ईच। सप्लाई क्या हुआ, 100 केजी, 200, 300, 400 एंड 500 केजी, अलग अलग सप्लाई हो रहा है। तो एक हमारा मिडिल पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट नंबर ए। प्राइस इज कांस्टेंट, तो ये देखो कांस्टेंट के लिए सेम लाइन हमने यहां पे बनाई थी, पर वेरिएशन कहां पे हो रहा है, तो वेरिएशन आपका हो रहा है सप्लाई में। तो जैसे कि यहां पे सप्लाई कितना था, 300 यूनिट्स, अब 300 की जगह पे 400 हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, इट टेंड्स टू बी इंक्रीजिंग। तो इसमें कौन से फैक्टर की वजह से चेंज हुआ होगा, अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज हुआ होगा, प्राइस की वजह से चेंज नहीं होगा। ओके, there shouldn't be any kind of change due to price because price is constant, 20 से लेके एंड तक 20 ही है। अब कोई ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन सप्लाई विल बी देयर। ओके, सो दिस विल बी नोन एज योर इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। अगर इसको ग्राफिकल वे में डिनोट करना है या तो दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हो। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो ये आपका कंसेप्ट था अबाउट दी चेंज इन सप्लाई। उसमें हमने दो चीज देखी, जब प्राइस कांस्टेंट होती है तो क्या होता है, जब प्राइस वेराई होती है तो क्या होता है। तो वेराई वाला हमने सबसे पहले देखा, तो वेराई में क्या होता है, एक्सपांशन या तो फिर कॉन्ट्रैक्शन। पर जब आपका अदर फैक्टर्स में चेंज होता है तो आपका होगा इंक्रीज या तो फिर डिक्रीज इन सप्लाई। Okay, the next one, new question, that is price determination in the market. What is called as price determination? अब price determination का मतलब क्या होता है? It's a process of determining a stable price at which the goods are actually brought and sold in the market. ये ऐसा एक equilibrium point होगा। Equilibrium point मतलब क्या, कि ये ऐसा point होगा जो middle point कहा जाता है, जिसमें डॉट मैच होंगे डिमांड और सप्लाई के, और वो प्राइसेस पे हम क्या करेंगे, गुड्स को सेल करना ट्राई करेंगे। ओके, so such determination of the prices is done in all forms of market and it is known as determination of equilibrium price level. उसे क्या कहा जाएगा, ये सारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट में होता है। अगर परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, ये सब आप मार्केट वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अभी इतना समझो कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट, 3 या 4 अलग अलग टाइप्स के मार्केट हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जैसे भी वो चैप्टर आएगा तब हम वो चीज पढ़ने वाले हैं, तो उसको अभी ध्यान मत दो। अभी हम ध्यान देंगे इस चीज पे कि अगर इक्विलिब्रियम आपका चेंज हो रहा है, प्राइस लेवल चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट व्हेन दी बोथ द थिंग्स कम्स टुगेदर। एंड वो एक जो आपका पॉइंट आता है उसको क्या कहा जाएगा, दैट विल बी नोन एज योर स्टेबल प्राइस, और उसे कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल। यहां पे आपको एक कंसेप्ट याद करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मार्शल। सी द थर्ड पॉइंट, द मार्केट डिमांड एंड द मार्केट सप्लाई आर कॉल्ड एज इनविजिबल हैंड्स ऑफ द मार्केट एंड द एंटायर पर्सन इज इनविजिबल। जैसे कि क्या करेंगे, हर बार क्या कैलकुलेशन करने बैठेंगे, नहीं, कैलकुलेशन करने नहीं बैठेंगे, ये अपने आप ही इनविजिबली अपने आप बन जाता है। जैसे कि मार्केट डिमांड अपने आप होगी, मार्केट सप्लाई अपने आप होगा। ओके, तो ये जब चीजें बनती रहेगी तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से सारी चीजें उसमें डालते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे इसका डायग्राम।
See here, price of the commodity, here is the price of the commodity A and price of the commodity in the rupees and in the kg. मतलब ये यूनिट्स दिए हैं और ये यहाँ पे आपको दिया है सप्लाई. अब यहाँ पे देखो, दिस इज अ इमेजिनरी शेड्यूल ऑफ डिमांड एंड द सप्लाई. जब आपकी प्राइस 10 रुपीज थी, तब मार्केट में उसकी डिमांड कितनी थी? 1000 यूनिट्स. कितनी? 1000 यूनिट्स. पर आपने सप्लाई कितना किया? 200 यूनिट्स. समझो यहाँ पे क्यों? क्योंकि मार्केट में प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, अगर 10 रुपए में मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये तो मेरा मिनिमल कॉस्ट है, इसमें मुझे बहुत बेनिफिट नहीं मिलने वाला. तो जब 1000 यूनिट्स की डिमांड थी, तब हमने कितना सेल आउट किया? 200 यूनिट्स ही सेल आउट किया. एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 10 रुपीज, देन व्हाट इज द डिमांड? द डिमांड वाज 1000. ओके, तो यहाँ पे दो कर्व हम ध्यान देंगे, कौन से? सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व. तो ये जो डी वाला है, डी एंड डी, ये है आपका डिमांड कर्व. अब डिमांड कर्व के लिए आपको कौन कौन से रूल्स याद रखने हैं? सबसे पहले, डिमांड कर्व इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर एंड ये क्या होगा? इट विल बी डाउनवर्ड टू दी कॉन्वेक्स. ओके, ये कौन सा होगा? डाउनवर्ड होगा, ऊपर से नीचे ही आएगा. सप्लाई का क्या होगा? दिस इज पॉजिटिव इन नेचर और ये कौन सा होगा? अपवर्ड होगा, सिर्फ अपवर्ड ही होगा. यहाँ पे देखेंगे, जब प्राइस 200 रुपीज थी, तब आपने सप्लाई कितना किया? तो सप्लाई आपने किया 200 यूनिट्स. प्राइस जब 10 रुपीज थी तब. सेम वे डिमांड उसमें कितनी थी? 1000 यूनिट्स की. ओके, तो हमने डिमांड पे कॉलम पे यहाँ पे लगा दिया 1000 रुपीज. सेकेंड पॉइंट देखो, व्हेन द प्राइस वाज 20 रुपीज, तो हमारी डिमांड कितनी थी? 800. ओके, सो डिमांड के कॉलम पे 800, पर हमने सप्लाई कितना किया? सप्लाई हमने सिर्फ किया 400 यूनिट्स. 30 रुपीज की जब प्राइस थी, तब हमने 600 रुपीज की डिमांड थी एंड 600 रुपीज का ही सप्लाई किया. So this point, when we are coming on this particular point, this will be known as your equilibrium price. Okay, यहाँ पे क्या होता है? सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व जो कंबाइन होगा और जो पॉइंट आपका बनेगा, उसे कहा जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट. ओके, तो ये था रिलेटेड टू द कंसेप्ट प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट. इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? प्राइस डिसाइड करते हैं. तो ये एक ऐसी कीमत आपको मिल गई जो सप्लायर को भी अच्छा लगेगा और जो आपका कंज्यूमर होगा उसको भी ये, मतलब उनको भी ये बेनिफिट में आएगा. सो दिस इज इट फॉर टुडे. पूरा चैप्टर हमारा चैप्टर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ. आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इफ यू हैवंट सीन द रेस्ट ऑफ द वीडियोस, प्लीज वॉच दैट. उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है. जैसे ही आप वीडियो देखोगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है, उस पर क्लिक करो. आपको अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के रिलेटेड वीडियो वहां पे सारे मिल जाएंगे. फ्रॉम दी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर 1 बाय 1 लाइन में आएंगे और उसी पे क्लिक करते जाओगे तो नेक्स्ट वीडियो उसके बाद के पार्ट का आपको मिलता जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. याद रखना, एवरी डे शाम को 6 बजे YouTube पे लाइव सेशन होगा एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज बी देयर. तो आपको ये जो चैप्टर है जनरल एंट्रीज, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन कॉमर्स, वो आपको अच्छे से आ जाएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. जय हिंद.